नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आज की खबर की शुरुआत एक से एक के साथ करेंगे। वादे जो थे वफाओं के चट्टानों की तरह, वादे जो थे वफाओं के चट्टानों की तरह, टूट कर ढेर हुए खस्ता मकानों की तरह। बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं चुनाव में जिनको देखकर आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो चुनावी वादों की भी बात करेंगे, लेकिन जैसा हमारी खबर का शीर्षक है जो हमने आज डाला है, ऋषिकेश में मूल निवास भू कानून को लेकर होने जा रही है महारैली। बैकफुट पर आई सरकार। और कोटद्वार में भी बहुत तरह की रैलियां होती हैं। तो ये मूल निवास भू कानून की रैली और कोटद्वार में होने वाले जो प्रदर्शन रैलियां, उनमें क्या फ़र्क है, कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम खबर डाल रहे हैं, दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वादों की। तो वादों से बात शुरू हुई है, तो सबसे ताज़ा तरीन जो वादे हुए हैं उनकी बात करते हैं। अगर हम पूर्व में कांग्रेस के द्वारा किए गए वादे, गरीबी हटाओ, या 2014 में बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए वादों की फहरिस्त लेकर आएंगे तो फिर ये तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो ताज़ा तरीन जो वादे हुए हैं उनकी बात सबसे पहले करते हैं। और इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, और हरियाणा में तो खैर 5 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक वादा किया मुस्लिमों के साथ। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को लेकर ही ज़्यादा अपना एजेंडा रखती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों से वादा किया गया गृह मंत्री के द्वारा कि मुहर्रम और ईद के मौके पर 2-2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे मुस्लिम परिवारों को। तो ये एक ऐसा वादा है जिसको शायद बीजेपी के समर्थक भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक और वादा फिर हुआ है हरियाणा के चुनाव में, वो भी गृह मंत्री जी ने किया है। और वो कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर जो रिटायर होंगे तो उनको हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। अगर इस वादे को आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड में तो पहले ही, मुझे तो लग रहा है वैसे पूरे देश में कई राज्यों में पेंशन की व्यवस्था पहले खत्म कर दी गई है। तो भाई उत्तराखंड की बात करें, जब उत्तराखंड में जो अध्यापक हैं, सरकारी नौकरियों में जो नियुक्त होने लोग हैं, उनको पेंशन दी नहीं जा रही, तो फिर ये जो अग्निवीरों को दी जाने वाली पेंशन वाली नौकरी की बात है, वादा है, इसमें कितना दम है। तो बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं कि जिनको जनता सुनती जरूर है, लेकिन आज के दौर में जब एक मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया भी आज की तारीख में बहुत देखा जाता है, तो फिर लोग समझते हैं कि ये जो वादे हैं ये सिर्फ वादे ही है, चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए। आलू प्याज की जो कीमतें हैं आजकल, प्याज और टमाटर की खास तौर पर, ये आसमान छू रही हैं। वैसे तो सारी ही जो दैनिक आवश्यकताओं का सामान है उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन प्याज और टमाटर कोटद्वार में 80 रुपये केजी बिक रहा है। एक साल पहले भी जब इस तरह की ही दामों में उछाल आया था तो धामी जी ने एक वादा कर दिया था कि कोई भी दुकानदार 40 रुपये से ऊपर प्याज और टमाटर नहीं बेचेगा। लेकिन इस तरह के वादे का कोई असर नहीं होता। तो महंगाई का दौर है। और अब बात करते हैं हम असली खबर की, और असली खबर यही है कि ऋषिकेश में मूल निवास भू कानून को लेकर एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। और मुझे लग रहा है कि मूल निवास भू कानून को लेकर देहरादून से शुरू हुई थी रैली, फिर ऋषिकेश में हुई थी, और हल्द्वानी में हुई, गैरसैंण में हुई, और कोटद्वार में भी हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो रैली कल होने वाली है ये बहुत बड़ी रैली है, और इसको लेकर बैकफुट में आ गई है सरकार। अब ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, उससे पहले हम आपको ताज़ा तरीन कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहाँ पर कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया, उनके खिलाफ जमीन के किसी मामले में, मतलब लेन देन के मामले में FIR दर्ज हो गई है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की 25 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई है, और उनकी गिरफ्तारी को लेकर यही कहा जा रहा है कि 25 दिन लग गए नैनीताल पुलिस को उनको गिरफ्तार करने में। तो आरोप ये लग रहा है कि उनको बचाया जा रहा था, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि मुकेश बोरा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी, और अग्रिम जमानत की याचिका जब उनकी खारिज हो गई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो निश्चित तौर पर अभी भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया या उनको पद से हटाया नहीं गया। तो ये एक हैरतअंगेज खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सोशल मीडिया में चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज़ है कि नहीं हम कह नहीं सकते, आप लोग मेन स्ट्रीम देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कई चैनल्स में खबर आ रही है कि देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है, उनके खिलाफ मामला दायर हो गया है। अब आप बताइए, देश की जो वित्त मंत्री हैं उन पर यह आरोप है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ज़बरदस्त उगाही की है, मतलब इन्हें ज़बरदस्ती उगाही किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में वो पैसा जुटाया। तो ये बिल्कुल एक ऐसी खबर है जिसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। ये न्यूज़, ये जो खबर है इस समय चर्चा में है और चर्चा में चली रही है। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री धामी जी के बीच जो पलटवार हो रहा था, पलटवार तो अब हुआ है। तो अब जैसा हम कह रहे हैं आपको कि असली खबर यह है कि ऋषिकेश में होने वाली मूल निवास भू कानून की महारैली का असर है कि सरकार ने, धामी जी ने घोषणा कर दी है कि अगले साल
एक सख्त भू कानून लाया जाएगा अगले साल, यानी कि 2025 में। तो अगले साल का मतलब दिसंबर भी हो सकता है। तो बहुत सारे वादे हुए हैं ऐसे जिन पर अमल नहीं हुआ, जिन पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन वादे करने पड़ते हैं जब मुसीबत आती है। हल्द्वानी रैली जब हुई थी मूल निवास भू कानून की, तो उससे पहले भी धामी जी ने कुछ वादा किया था। फिलहाल ऋषिकेश में मूल निवास भू कानून की रैली होने जा रही है और हमारा ये मानना है कि अब तक मूल निवास भू कानून को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है, तो ये उत्तराखंड आंदोलन के बाद संभवतः पहला मूवमेंट है जिससे सरकार भी बैकफुट में है। मतलब ये नहीं कि कल रैली होनी है और आज सुबह ही आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज पर न्यूज़ है कि भू कानून लागू किया जाएगा। और हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब मूल निवास भू कानून की मांग लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं जो 1950 से रहते हैं, तो उनको मूल निवास देने में सरकार को क्या परेशानी है? और अगर मूल निवास दे दिया जाता है तो फिर इस तरह के भू कानून को लाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी 1950 से जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं उनको मूल निवासी माना जाए। उत्तराखंड में जो ज़मीन का क्रय विक्रय होता है, अगर उसमें सरकारी शर्त लगा दे कि जो मूल निवासी हैं वही आपस में इस तरह की भूमि का कारोबार कर पाएंगे, तो फिर इस तरह के सख्त कानून को लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धामी जी ने भू कानून की बात की है, मूल निवास के नाम पे उन्होंने म भी नहीं बोला है। तो खबरें बहुत सारी हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें धामी जी ने बीजेपी को जितवा दी हैं। एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार चल रही है, मतलब उत्तराखंड में जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। धामी जी को लेकर जरूर सरकार के ही लोग हमलावर हैं, लेकिन धामी जी की कुर्सी को लेकर जरूर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है और इस सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। फिर भी अगर धामी जी बैकफुट पर हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सल्ट का मुद्दा है, चाहे गणेश दोषी का मुद्दा है, अब चाहे मूल निवास भू कानून का मुद्दा है, नैनीताल में मुकेश बोरा का मुद्दा है, अपने ही सवाल उठा रहे हैं। तो जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो तो इस बात को भली भांति समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल 2024 चुनाव जो परिणाम है उसके बाद से जो केंद्र में एक ताकतवर सत्ता थी 2024 से पहले मोदी शाह की, तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरे देश में बीजेपी की जो राजनीति है उसको अपने कंट्रोल में रखा। आप चाहे राजस्थान की बात कर लें जहाँ पर वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया और उसके बाद बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया जबकि अपना चुनाव हार गए थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी की बैकबोन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो नहीं चाहता कि जो पूरा कंट्रोल है वो केंद्र में इस समय जो मौजूद सत्ता है उसके पास रहे। तो अब आरएसएस भी चाहता है कि जिस तरह से अब बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव होना है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही है। सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो उसमें संजय जोशी से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, यानी कि उन लोगों को आगे किया जा रहा है जो मोदी जी और अमित शाह की जो लॉबी है उसके खिलाफ माने जाते हैं। और इसका असर उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ भी केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री जो केंद्र के कहने में चलते हैं, उनकी कुर्सी हिलाने के लिए बहुत सारे सक्रिय हो गए हैं। तो ये सब अचानक नहीं हो रहा है। अगर आज त्रिवेंद्र सिंह रावत या निशंक इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इससे पहले तो आज तक कभी नहीं हुआ कि उत्तराखंड में धामी जी की सरकार के खिलाफ किसी बीजेपी नेता ने कुछ कहा हो। तो इसकी असल वजह यही है कि जो भी है आरएसएस भी चाहता है कि उनकी मौजूदगी रहे और इसीलिए जो लोग करीबी हैं या तो वो सक्रिय हो गए और धामी जी के लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। तो असल मुद्दा जो हमारी आज की खबर का शीर्षक है, मूल निवास भू कानून की रैली हो रही है ऋषिकेश में और इसकी तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। और जैसा हम शुरू में कह रहे थे आपको, उत्तराखंड बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसकी भी शुरुआत इस तरह से हुई थी और अब सरकार को भी लग रहा है कि मामला काफ़ी गंभीर है। देहरादून से ये शुरू हुआ था कार्यक्रम मूल निवास भू कानून का, उसके बाद ये रैली ऋषिकेश में हो चुकी है एक बार, फिर हल्द्वानी में हुई, गैरसैंण में हुई, श्रीनगर में हुई, कोटद्वार में भी हुई और अब ऋषिकेश में जिस तरह रैली की तैयारियां चल रही है तो उसको देखकर सरकार को भी लग रहा है कि ये मुद्दा अब गर्म है, चारों तरफ से सरकार घिरी हुई है। तो अब इसीलिए मुख्यमंत्री धामी जी ने कह दिया कि हम सख्त भू कानून लागू करेंगे। इससे पहले क्या था, लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले धामी जी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चल रहे थे और उन्होंने सारे मुद्दों की काट यही निकाली थी कि यूसीसी को लागू करेंगे और पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पे वोट भी पड़ रहा था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात उन्होंने की, शुरू से करते रहे और वो कह रहे कि हम इसे लागू भी करेंगे, लेकिन इसका असर लोगों पे ज़्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि इस तरह की राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है। देहरादून में 11 दिन से अनशन कर रहे एक व्यक्ति कांडवाल की हालत कितनी ख़राब हो गई। 11 दिन से अनशन कर रहे बेरोजगारों की सुध नहीं ली देहरादून में सरकार ने, किसी को भेजा नहीं उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो अब इस सब चीज़ों का असर जो है इस महारैली में दिखाई देगा। हम कोशिश करेंगे कल ऋषिकेश जाकर इस महारैली को कवर करने की, तो हमारे चैनल में आप देखिए। और निश्चित तौर पर अगर सरकार बैकफुट पर आई तो सरकार को मूल निवास भू कानून लागू करने में क्या परेशानी है।
और हम इसका कोटद्वार कनेक्शन आपको बताएं, कोटद्वार में भी बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन हैं, नागरिक मंच है, पूर्व सैनिक है, कई तरह के संगठन हैं जो समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन उनके प्रदर्शन में और मूल निवास भू कानून की मांग कर रहे लोगों के प्रदर्शन में क्या फ़र्क है, ये हम कहना चाहते हैं। मूल निवास भू कानून की अगर किसी रैली में आपको हिस्सा लेने का मौका मिले या कोई वीडियो अगर आप इसके देखेंगे तो ये सारे जो लोग हैं इनका कोई विधायक बनने का मकसद नहीं है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मकसद नहीं है। अपने संसाधनों से, अपनी कनेक्टिविटी से ये लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। और जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, दूर दूर के लोग भी इस मूल निवास भू कानून की रैली में आते हैं। और हमने हल्द्वानी और कोटद्वार की रैली को कवर किया तो हमने देखा कि वास्तव में जो लोग उत्तराखंड की जो स्थापना की मूल भावना थी उससे जुड़े हुए, वो लोग इस संगठन से बहुत दिल से जुड़े हुए, अपने ही पैसों से खर्चा करके, अपने संसाधनों के दम पर और अपनी एक जागरूकता के दम पर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने की है। और इसीलिए सरकार बैकफुट पर है और सरकार को भी लगता है कि ऋषिकेश में अगर रैली होगी तो बहुत बड़ी रैली होगी और ये मैसेज सरकार के खिलाफ ही जाएगा। इसीलिए आज धामी जी ने जो कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट उन्होंने बहुत सारे किए, तो वो कमिटमेंट इसीलिए हुआ है ताकि रैली की धार को कुंद किया जा सके। जिस तरह हजारों बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे देहरादून में, तो फिर क्या हुआ कि जिन लोगों को रोजगार मिला उनकी नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम रख दिया गया। तो जनता जो है धीरे धीरे सब चीज़ समझती है और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सरकार की नीतियों से, खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी से लोग काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी मुश्किल में है। तो ये जो कोटद्वार का कनेक्शन हम आपको बताना चाह रहे थे, कोटद्वार में भी ज़्यादातर सरकार के चुनाव से पहले बहुत सारे लोग सक्रिय होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे पूर्व सैनिक संगठन हैं, नागरिक मंच हैं, लेकिन ये लोग लास्ट में किसी न किसी राजनीतिक दल में देखे जाते हैं, राजनीतिक दलों के मंच में देखे जाते हैं। जबकि मूल निवास भू कानून की मांग कर रहे लोग ज़्यादातर किसी राजनीतिक मंच में देखे नहीं जाते। एक गणेश गोदियाल है जो संभवतः गैरसैंण में चले गए थे इस कार्यक्रम में कि मैं इसको समर्थन देता हूँ, और वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मुझे लग रहा है और इस केस में भी कल आ जाए तो इसमें कोई मतलब किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप कोई गैर राजनीतिक मुहिम चलाते हैं तो फिर आपको राजनीतिक दलों की चापलूसी, चमचागिरी है उनके मंच पे नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं तो फिर आप अपने आप को गैर राजनीतिक कहते हैं, उसके बाद आप किसी सरकार के चुनाव के समय सरकार के अगेंस्ट जो पार्टी है या कांग्रेस बीजेपी के मंचों में दिखाई देते हैं, तो फिर आपका और इस मूल निवास भू कानून की रैली में जाने वाले लोगों में काफ़ी फ़र्क है। कोटद्वार में भी विकास के काम ना के बराबर हो रहे हैं। जैसा हमने शेर के साथ शुरू किया था, तो 3 वादे तो जो गृह मंत्री जी ने किए वो धामी जी ने भी कर दिया। 2017 में कोटद्वार में भी ऐसे ही वादा हुआ था कि चुनाव जीतने के बाद 30 दिन के अंदर कोटद्वार को जिला बना दिया जाएगा। अनिल बलून जी सांसद बने तो उनके चुनाव के समय भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि आप सांसद नहीं चुन रहे हो, आप मंत्री चुन रहे हो। अभी तक तो उनको मंत्री बनाया नहीं गया। बलूनी जी ने भी कण्वाश्रम को लेकर कहा था कि अयोध्या की तर्ज पे कण्वाश्रम को विकसित किया जाएगा। हालांकि अभी उनके पास पूरे 5 साल है, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। कोटद्वार में जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा था कि कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि वादे जो थे वफाओं के चट्टानों की तरह टूट कर ढेर हुए खस्ता मकानों की तरह मूल निवास भू कानून एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हालांकि आज की तारीख में हज़ारों लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्या मकसद है। कोटद्वार की बात करें तो लोग यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम उससे सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देहरादून से कोर्स कराएंगे, उसके बाद हमारा बच्चा जॉब कर लेगा। तो उनका मूल निवास भू कानून से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ज़रूर सबको अपनी पहचान की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर ऑल हम पहाड़ी हैं, उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि मूल निवास भू कानून की मांग जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हज़ारों मील की दूरियां तय करके इस मूल निवास भू कानून को लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, तो उन लोगों का समर्थन किया जाना चाहिए। और उत्तराखंड बना भी इसीलिए था। आज की खास खबर में हम यही कहना चाह रहे थे कि कोटद्वार में भी जो लोग वाकई अपने आप को गैर राजनीतिक कहते हैं, चाहे वो पूर्व फौजी हों या अन्य नागरिक मंच लोग हों, तो भाई आप पूरी तरह से गैर राजनीतिक बनिए और मूल निवास भू कानून की जो रैली आयोजित करते हैं उन लोगों से कुछ सबक लीजिए। वो लोग किसी राजनीतिक दल के नेता को अपने कार्यक्रम में आने भी नहीं देते, और नहीं ये मूल निवास भू कानून की मांग करने वाले लोग किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। तो कोशिश करेंगे कल हम ऋषिकेश से इस मूल निवास भू कानून की रैली का कुछ कवरेज करें, आपसे कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जाएँ, वहाँ से आपको दिखाएँ। लेकिन हम लोग चाहते हैं आप लोग भी सतर्क रहें। अपने उत्तराखंड बनाने के पीछे जो मकसद था, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने जुल्म सहे, अत्याचार सहे, आज उत्तराखंड में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और मूल निवास भू कानून को लागू किए बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। 1985 के बाद का तो कोई भी अस्थायी निवास बना दे रहा है। और अगर आप देखेंगे
बहुत सारे आप डिपार्टमेंटों में अगर गौर करेंगे, जो नियुक्तियाँ हो रही है, बैंक भी देख लेंगे आप, तो इसमें आपको नज़र आएंगे बहुत सारे वो लोग जो जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये तो उत्तराखंड के लोग हैं नहीं, भले वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। तो इसलिए मूल निवास भू कानून एक बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में आप कितने भी सक्षम हो, कितना भी आपके पास पैसा हो और आप अपने बच्चों को कितनी भी अच्छी शिक्षा दिला के कोई भी नौकरी करवा सकते हो, लेकिन जो पहचान है वो आपकी उत्तराखंडी है, पहाड़ी है। तो इस पहचान को बनाए रखने के लिए मूल निवास भू कानून की मांग करना बिल्कुल सही है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि सरकार को इसमें क्या दिक्कत है, हम तो ये जानना चाहते हैं और आप लोग भी जानने की कोशिश कीजिए। जब लोग चाहते हैं कि मूल निवास भू कानून लागू किया जाए, पूरे देश में ये लागू है, सारे राज्यों में जो 1950 से लोग रहते हैं उनको मूल निवास दिया जाता है, बाद के लोगों को अस्थायी निवास दिया जाता है, तो फिर उत्तराखंड के नेताओं को आखिर ऐसी क्या है, मतलब इसमें सरकार को ऐसा क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है कि सरकार जनता की इस मांग को पूरा नहीं करना चाहती। उम्मीद करते हैं इस तरह के वादे जो नेता करते हैं उन पर विश्वास करके कोई फ़ायदा नहीं है, ख़ासतौर पे चुनाव के टाइम पे। और इस समय जो स्थिति है बहुत बदलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि 2024 जाते जाते और 2025 तक बहुत सारी राजनीतिक उठाफटक होगी, बहुत सारे बदलाव होंगे। हम पॉजिटिव है, हम सोचते हैं सब कुछ ना कुछ बेहतर होगा, पहले से अच्छा होगा। और आप लोग भी कुछ अच्छा सोचिए, लेकिन अच्छा सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। इस तरह के आंदोलन में हिस्सा बनिए, नहीं तो उन लोगों को अपने फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग वाकई उत्तराखंड के देशी हैं जो मूल निवास भू कानून की मांग करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोटद्वार भाबर उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की खबरों के लिए देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी।